हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा और हम करने जा रहे हैं आपका फाइनल क्विक रिवीजन, जो कि आपकी एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं एलटी का एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है। आज है 20 तारीख, कल है 21 को है आपका पेपर। हम कुछ भी नया ट्राई नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं लेंगे, बट हमारे जो सिलेबस में यूनिट दी हुई हैं उनको ज़रूर हम एक तरीके से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें हम ऑल यूनिट कवर कर रहे हैं, चाहे वो आपका एक्सटेंशन हो, आपका न्यूट्रिशन हो या फिर आपका रिसर्च भी आता है। सभी चीज़ों को आज की सेशन में मैंने इंक्लूड किया है ताकि एग्जाम से पहले आप इसको पढ़ के जाइए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होम साइंस स्टूडेंट यानी अगर आपका सब्जेक्ट गृह विज्ञान है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो स्पेशल जो आज का सेशन है वो आपके एलटी ग्रेड स्टूडेंट के लिए है। हालांकि जो अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, वो भी इस क्लास को ज्वाइन करके देख सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होने वाली है। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। मेरे साथ साथ आप सभी भी आंसर देने की कोशिश करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व में प्रसार शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका जेपी लीजेंस, बी है आपका सीमैन ए नैप, सी है आपका रॉबर्ट चैम्बर्स और डी है आपका एमएस स्वामीनाथन। बताइएगा, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आपको आंसर देना है ताकि, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कई स्टूडेंट को लग सकता है कि मैंने अभी ये नहीं पढ़ा, मुझे अभी इसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है। जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ जाता है तभी हमें सारी चीज़ें याद आती हैं कि नहीं मुझे ये भी पढ़ना था, मुझे ये भी पढ़ना था। बट यहाँ पे गलती मत करना स्टूडेंट, लास्ट मोमेंट में कुछ एक्स्ट्रा मतलब पढ़ने की कोशिश मत करो। जितना भी आपने नोट्स बना के रखा है और जो भी आपने प्रैक्टिस किया है बस उसी को करो, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मत करो, अदरवाइज जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन ए जेपी लीजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने शैक्षिक प्रक्रिया माना है एक तरीके से, और उन्होंने कहा है कि लोग जो है वो करके सीखने के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। यानी उन्होंने एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव और जो मेथड हैं उनको व्यवस्थित रूप से समझाया है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विश्व में प्रसार शिक्षा का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत पहले हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है आपका बिहार। बताइएगा, पंचायती राज इजी है, पता होगा आपको, राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में आपका भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत है वो कब हुई है, इसका जो मैं आपको बता रही हूँ डेट, वो डेट भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959। कई बार आपके ईयर पूछा जाता है तो ईयर भी आपके लिए ज़रूरी है, जो कि राजस्थान के कहाँ पे, आपके नागौर जिले से हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण लोकतंत्र और स्थानीय सुशासन को क्या करना, मजबूत करना था। तो ये जो मैंने आपको डेट लिखी है 2 अक्टूबर 1959 को, ये ज़रूर याद रखिएगा। कई बार आपका जगह का नाम पूछ लेते हैं किस जिले में है, तो आपके राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त रस के स्त्राव के लिए जिम्मेदार है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त रस के स्त्राव के लिए जिम्मेदार है। आपके ऑप्शंस है अग्नाशय है, बी है यकृत, सी है आमाशय और डी है वृक्क यानी गुर्दा। और लोगों को भी स्टूडेंट शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इससे थोड़ा सा लाभ मिल जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें कंप्लीट यूनिट कवर करने का मौका नहीं मिलता है। ये थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका यकृत यानी आपका लिवर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो पित्त रस का निर्माण यकृत यानी लिवर में होता है। ये क्या करता है, वसा के पाचन में हेल्प करता है। किसके पाचन में, आपके वसा के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है।
तो लाल रक्त कणिका जिसे हम आरबीसी कहते हैं, उनका औसत जीवन काल कितना होता है? 60 डे, ठीक है, यानी 60 दिन, आपका 120 दिन, 150 दिन या फिर आपका 10 दिन। तो आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4। और इसका जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, 120 दिन, ठीक है, 120 दिन आपका करेक्ट आंसर है। तो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी लगभग 120 दिन तक जीवित रहती है और इसके बाद इन्हें प्लीहा एक तरीके से नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? एक तरीके से जो प्लीहा है वो एक तरीके से इनको नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एगमार्क किस प्रकार के उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है? ऑप्शंस हैं बिजली के सामान, बी है कृषि उत्पाद, सी है आभूषण और डी है आपका वस्त्र। आई थिंक मैंने टेलीग्राम के थ्रू आपको ये जो आपके स्टैंडर्ड जो आपके मानक वगैरह चिन्ह वगैरह हैं ये सब मैंने शेयर किया है, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका क्या है आपका एगमार्क का बताइएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये जो एगमार्क है ये है आपका कृषि उत्पाद यानी एग्रीकल्चरल जो आपके प्रोडक्ट हैं उनके लिए। तो एगमार्क भारत सरकार का क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क होता है जो कृषि उत्पादों जैसे आपका दाल हो गया, घी, मसाले, उनकी शुद्धता और गुणवत्ता का मापन करता है। जैसे आप जानते हैं ना कि हॉलमार्क का चिन्ह जो आपके आभूषण के लिए ज़रूरी होता है, वैसे ही, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसव के बाद माता द्वारा स्त्रावित होने वाले पहले दूध को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोलैक्टिन, बी है आपका कोलेस्ट्रम, सी है आपका कैसीन और डी है आपका सीरम। तो प्रसव के बाद माता द्वारा स्त्रावित होने वाला पहला दूध को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका कोलेस्ट्रम, जिसे हम खीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कई बार अगर आपको ये शब्द भी देखने को मिले तो समझ जाएगा। तो ये गाढ़ा पीले रंग का दूध होता है जिसमें एंटीबॉडी होते हैं। जो छोटे शिशु होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको एक तरीके से रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, यानी इम्यूनिटी उनकी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। यानी अब बच्चा अदर चीज़ों का सेवन तो कर नहीं सकता, तो उसके पास एक मात्र ही दूध ही ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें उनको संपूर्ण एक तरीके से पोषक तत्व मिल जाते हैं, ठीक है, और उनकी एक तरीके से इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट आ गया आप सभी के सामने क्वेश्चन, बच्चा आमतौर पर किस उम्र में बबलिंग यानी बड़बड़ाना शुरू करता है? ठीक है, ऑप्शन है 1 से 2 मंथ, बी है 6 से 7 मंथ, 12 मंथ या फिर आपका 2 ईयर, बताइएगा। तो बबलिंग आपका पूछा गया है, आपका बड़बड़ाना। तो ये जो स्टूडेंट होता है ये होता है आपका कौन सा, बताइएगा। इसका राइट आंसर है आपका 6 से 7 मंथ, 6 से 7 महीने जो हैं ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें बचा क्या है, बाबा, दादा, ये जो आपकी डबल वॉइस होती है ये निकालता है और एक तरीके से क्या कहें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे का क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है आपका आर्गन। कई स्टूडेंट को लग सकता है कि मैम इजी क्वेश्चन है, बट इजी नहीं है। हर तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी, मॉडरेट एंड आपके टफ क्वेश्चन। तो हर तरीके के क्वेश्चन करने चाहिए। कई बार क्या होता है हम इजी क्वेश्चन ही गलत करके चले आते हैं, सो इसलिए हर तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे हर तरीके के प्रश्न देखने को मिलेगा, सो डोंट वरी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट आपके करेक्ट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। यानी आपका जो CO2 है वो सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के वातावरण में एक तरीके से रोक लेती है, जिससे जो तापमान है, जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से। चलिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है। तो अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पहला चरण है, यानी जो पहला स्टेप है आपके रिसर्च में वो आपका पूछा गया है। ऑप्शंस है आपके परिकल्पना का निर्माण, बी है रिपोर्ट लेखन, सी है डेटा संग्रह और डी है आपका समस्या की पहचान।
अब इसी में आपका अगर दे दिया जाए कि भाई जो आपके रिसर्च के स्टेप्स हैं उनको आप अरेंज कीजिए, सो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको अरेंज करना होता है। और ये क्वेश्चन कई बार यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि एलटी का एग्जाम जस्ट आपका अपोजिट है, बट 40% आपका यूजीसी नेट के ही पैटर्न का पूछा जाता है, इसलिए प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सबसे जो ज़रूरी है आपका वो क्या है आपका बताइएगा, समस्या की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी सबसे पहले आप तो उस समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद का आगे का प्रोसेस होगा। तो जब तक समस्या स्पष्ट नहीं होगी तब तक हाइपोथेसिस या डेटा कलेक्शन संभव नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले का काम क्या होता है आपका, समस्या की पहचान करना है। भाई डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, तो वो पहले तो आपका देखता है ना कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, तभी तो उसका उपचार कर पाएगा, है ना। उसके आगे का प्रोसेस तो उसके बाद ही होगा, जब तक वो देखेंगे नहीं। सेम सिचुएशन इसमें भी है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो जो आपका मौलिक अनुसंधान है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी बेसिक रिसर्च। ऑप्शन है विशिष्ट समस्या का समाधान, बी है आपका नए सिद्धांतों का विकास, सी है आपका बाजार विश्लेषण और डी है आपका तत्काल कार्रवाई। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने यूजीसी नेट का भी फॉर्म फिल किया होगा और एलटी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं स्टूडेंट, वो दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका करेक्ट आंसर जो होगा स्टूडेंट वो होगा आपका नए सिद्धांतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू थ्योरीज। ठीक है, सो ऑप्शन जो बी है वो आपका सही होगा। तो जो आपका मौलिक शोध है उसका एम क्या है, नया ज्ञान और सिद्धांत विकसित करना, ठीक है, ना कि तुरंत समस्या का समाधान करना। तो ये इसका क्या है, नए सिद्धांतों का विकास। ठीक, तो आप याद कर सकते हैं, इसके कीवर्ड से भी याद कर सकते हैं कि भाई न्यू थ्योरीज डेवलप करना, ये इसका क्या होता है, मेन लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा का प्राथमिक स्रोत क्या है। जो आपका डेटा है उसका प्राथमिक स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, बी है विश्वकोश, सी है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार और डी है समाचार पत्र की रिपोर्ट। तो डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका इंटरव्यू। ऑप्शन जो है सी ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, यानी साक्षात्कार। तो प्राइमरी डेटा वह होता है जो सीधे जो आपका रिसर्चर होता है उसके द्वारा एकत्र किया जाता है। जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, उसी के साथ आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ क्वेश्चन हो गया, मतलब आप क्वेश्चन आंसर वगैरह कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपका इसके थ्रू आता है। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शोध में चर यानी वेरिएबल का अर्थ है। तो शोध जब आप करते हैं यानी जब आप रिसर्च करते हैं तो वेरिएबल का मीनिंग क्या है, एक तरीके से अर्थ क्या है। ऑप्शन है एक निश्चित मान, बी है वह जो बदलता है, सी है एक स्थिरांक और डी है आपका केवल संख्याएं। सो शोध में चर यानी वेरिएबल का अर्थ आपसे पूछा गया है एंड इसका जो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा बताइएगा, वो होगा वह जो बदलता है, समथिंग दैट चेंजेस। ठीक है, तो वह जो एक तरीके से बदलता है ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी वेरिएबल वह तत्व होता है जो बदल सकता है, जैसे आपकी आयु है, ठीक है, आपकी आय है, आपका वजन है, ये चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। भाई आय आज आपकी 25 साल है तो कल 30 साल हो सकती है ना। आपकी आज सैलरी 20 है तो कल 25-30 हो सकती है। तो ये आपका क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली किसका एक उपकरण है। तो आपका जो प्रश्नावली है किसका एक उपकरण है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपका डेटा विश्लेषण, बी है डेटा संग्रह, सी है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग और डी है आपका नमूना चयन यानी सैंपल सिलेक्शन। तो जो पूछा गया है कि प्रश्नावली किसका एक उपकरण है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर है वो है आपका डेटा कलेक्शन यानी आपका डेटा संग्रह आपका राइट आंसर है। तो जो आपका क्वेश्चनर है तो वो प्रश्नों की एक क्या होती है, लिस्ट होती है, एक सूची होती है जिसका प्रयोग डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपके सामने और पूछा गया है बड़ी जनसंख्या के एक छोटे प्रतिनिधि समूह को क्या कहा जाता है।
तो बड़ी जनसंख्या के एक छोटे प्रतिनिधि समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, बी है पैरामीटर, सी है नमूना यानी सैंपल और डी है आपका स्ट्रेटा यानी स्तर। सो हम बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका नमूना यानी सैंपल। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पूरी पॉपुलेशन से चुना गया जो छोटा प्रतिनिधि समूह होता है वो क्या क्या कहलाता है, आपका सैंपल होता है। ठीक, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम है आपका पेप्सिन, बी है आपका टाइलिन, सी है रेनिन या फिर डी है ट्रिप्सिन। तो मानव लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है स्टूडेंट वो क्या है? तो वो है आपका टाइलिन। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है, एक तरीके से मदद करता है और यह लार में पाया जाता है। सो इतना जो चीज़ है छोटी छोटी जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में ऊष्मा द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शंस हैं किण्वन, बी है जमावट, सी है पौष्टिरीकरण और डी है हाइड्रोजनीकरण। तो दूध में ऊष्मा द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइएगा स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा जो यूजीसी नेट स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनका जो एग्ज़ाम 7 तारीख को है यानी 7 जनवरी 2026 को होने वाला है, उसके लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके सभी यूनिट को। यानी हम केवल ये नहीं करेंगे कि केवल थ्योरी सेशन करेंगे, थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी होंगे, पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए जाएंगे। तो जितना आपके पास समय है पर डे आपका हर एक यूनिट कंप्लीट करेंगे। आपके 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट आपके 10 डेज में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपके पास तो अभी समय है, बट एलटी वालों स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि ये जो मैं प्रैक्टिस सेशन करा रही हूँ इसको कंप्लीट 1-2 बार रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 16 है उसका बताइएगा स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा। तो ये राइट आंसर है आपका पौष्टिरीकरण। ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो पॉस्चराइजेशन जो है वो दूध को निश्चित तापमान पर गर्म करके जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको एक तरीके से क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो कई बार आपकी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई जो आंसर है उसकी डिफिनीशन भी तो पता होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट है आपका घेंघा रोग को रोकने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा घेंघा रोग किसकी कमी की वजह से होता है। तो घेंघा रोग को रोकने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या फिर आपका मैग्नीशियम। सो क्वेश्चन का आंसर भी आंसर में ही है। सो क्या है आपका आयोडीन, ऑप्शन सी। कई बार क्या होता है कि आयोडीन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर यानी जो आपका घेंघा रोग है, इसलिए हम आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं। ताकि पहले बहुत ज़्यादा घेंघा वगैरह होते थे जो साइड में आपके गर्दन के फोड़ा जैसा निकल आता था, सूज जाता था पूरा का पूरा, वैसा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ग्राम वसा का ऊर्जा मान होता है। तो 1 ग्राम जो वसा है उसका ऊर्जा मान आपसे पूछा गया है। ना आपके ऑप्शंस हैं 4 किलो कैलोरी, 9 किलो, 7 किलो या फिर आपका 2 किलो कैलोरीज। तो एक तो आपका वसा का पूछा जाता है, एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाता है। दोनों का आपको पता होना चाहिए। 1 ग्राम वसा और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको जो ऊर्जा मिलती है वो दोनों चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है आपका वसा का, ठीक है। तो यानी जो फैट का हमें पूछा गया है उसका राइट आंसर है आपका 9 आपका किलो कैलोरीज, यानी आपका ऑप्शन जो बी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर आपसे यही कार्बोहाइड्रेट का लिखा होता तो कार्बोहाइड्रेट का आपका 4.1 होता है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
लथाइरिज्म आपका यानी जो आपका खेसारी दाल है उसके अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता है। कई बार दालों में आपका खेसारी दाल की लोग मिलावट कर देते हैं, तो इसीलिए पूछा गया है जो खेसारी दाल के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है आपका अरहर दाल, वो वेट। खेसारी दाल के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका डिफरेंट दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए वो नहीं पूछा है। इनके ऑप्शंस लगभग आपके सेम, मतलब डिफरेंट अरहर दाल, खेसारी, मूंग दाल, सोयाबीन, ये सब गलत है। ठीक है, देखो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा ये ऑप्शन में मत जाओ, ठीक है, ऑप्शंस आपके थोड़ा अलग हैं। तो जहां पूछा गया कि खेसारी दाल के अत्यधिक सेवन से कौन सा रोग होता है, तो आपका मैं रोग का नाम लिख देती हूँ, वो होता है न्यूरोलॉजिकल। जो आपकी समस्या होती है वो एक तरीके से हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी न्यूरोलॉजिकल। आपकी जो समस्या है वो आपकी खेसारी दाल के अधिक सेवन से हो जाती है। और कई बार क्या होता है, ठीक है, कई बार होता है लकवा जैसा हो जाता है। जैसे लकवा जानते हैं ना कि ये कई बार क्या होता है कि पूरी बॉडी ही आपकी बिल्कुल सुन्न हो जाती है, आप कोई भी बॉडी वर्क नहीं करती है। कई बार क्या होता है कि अलग अलग पार्ट आपके होते हैं, जैसे मान लो लेफ्ट साइड में आपका लकवा लग गया तो आपका लेफ्ट साइड पार्ट जो होता है वो बिल्कुल वर्क नहीं करता है। तो ये सब समस्या हो जाती है आपकी ज़्यादातर खेसारी दाल के इस्तेमाल से। और वो लोग होते हैं दाल में खेसारी दाल का इस्तेमाल ज़्यादातर कर देते हैं, तो इसके अत्यधिक सेवन से आपका क्या हो जाता है, जो मैंने आपको बताया न्यूरोलॉजिकल जो समस्या है वो आपकी हो जाती है। तो इस ऑप्शन पे मत जाइएगा, ठीक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक कौन है, यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उनके फादर पूछे गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं सिगमंड फ्रायड, बी है जीन पियाजे, सी है एरिक एरिक्सन और डी है पावलोव। तो वैसे हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो बहुत बार पढ़ा है और आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इजी है, क्या है आपका जीन पियाजे की थ्योरी है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने इंटेलेक्चुअल की 4 स्टेजेस बताई हैं। पहले आपका सेंसरी, आपका जो मोटर स्टेज है यानी संवेदीगामक अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष की है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जो कि 2 से 7 वर्ष की है। देन आपका थर्ड जो अवस्था होती है वो होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जो कि होती है 7 से 11 वर्ष की। लास्ट जो अवस्था होती है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं जो कि आपकी 11 या 12 वर्ष के ऊपर की अवस्था है। और कई बार फॉर्मल ऑपरेशन जो स्टेज है यानी जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है उसमें कई बार आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी लिखा हुआ आ सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्यों लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है कि बाय द वे अगर कहीं इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर आप उन क्वेश्चनों का आंसर आराम से कर पाए, ठीक है, इस वजह से चलेगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जीन पियाजे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 21, सगुन आ गया आपके सामने। अब सगुन करते हैं। शैशवावस्था की अवधि आमतौर पर होती है, ऑप्शन है 0 से 2 ईयर, 2 से 6 ईयर, 6 से 12 ईयर या फिर 13 से 18 ईयर। तो जो शैशवावस्था की अवधि है वो आमतौर पर होती है, बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है बहुत इजी है, क्या है आपका 0 से 2 ईयर, ठीक है, ये आपका इन्फेंसी एज है, ठीक चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व किस चरण की विशेषता, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है आपका वो किस चरण की विशेषता है, जो कि पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस की एक चरण है, यानी एक स्टेजेस के बारे में है। आपके ऑप्शंस हैं सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशी, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक, सी है आपका कॉन्क्रीट और डी है आपका फॉर्मल। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है, आप देखो यहाँ पे जो 4 स्टेजेस बताई गई हैं आपकी, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जो कि आपके ऑप्शंस में भी ये 4 स्टेजेस आपके सामने दी हुई हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में बच्चा अलग अलग चीज़ें करता है, अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं। कभी सेंसेस का इस्तेमाल करता है तो धीरे धीरे उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू करता है, फिलॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस डेवलप होता है। वही हर एक स्टेज की अलग अलग उनकी विशेषताएँ हैं जिसके थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात हो रही है
ये आपका कौन सा स्टेज है ये पूछा जा रहा है। तो ये है आपका सेंसरी आपका मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशी अवस्था, जो कि होती है आपकी 0 से आपका 2 वर्ष की अवस्था होती है आपकी सेंसरी मोटर अवस्था, जिस अवस्था में बच्चा समझता है कि वस्तु दिखाई न देने पर भी वो क्या है आपकी मौजूद है और वो उसे क्या करने लगता है, ढूंढने लगता है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये ईयर है यानी ICDS किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है 1970 यानी 1970, 1975, 1980 या फिर 1985। तो ICDS किस वर्ष शुरू किया गया था ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। तो ये जो ICDS है इसका जो आपका ईयर है स्टूडेंट वो है आपका ऑप्शन बी 1975। इसका आपका क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो ICDS योजना की शुरुआत बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषण और स्वास्थ्य के लिए हुआ था। इतनी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है यानी फाइन मोटर। एक तो ग्रॉस मोटर होता है, ठीक है, और एक होता है फाइन मोटर। तो आपका पूछा गया फाइन मोटर जो स्किल है उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है दौड़ना, कूदना, लिखना या फिर चढ़ना। बताइएगा। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण आपसे पूछा गया है जहाँ पे छोटी मांसपेशियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका होता है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लिखना यानी राइटिंग, ठीक है। राइटिंग हो गया। वहीं अगर फाइन मोटर में हम कह दे तो आप काजल लगा रहे हैं, आईलाइनर लगा रहे हैं, ये भी आपके फाइन मोटर में ही आएगा। लेकिन अगर हम कहें ग्रॉस मोटर, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर में दौड़ना, कूदना, चढ़ना ये सारी चीज़ें आएंगी जिसमें हम बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं वो आएगा। बल्कि छोटी मसल्स का जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे आपका फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसार कार्य की मूल इकाई है। तो प्रसार कार्य की मूल इकाई क्या है, गांव, बी है फैमिली, सी है आपका व्यक्ति इंडिविजुअल और डी है आपका स्टेट यानी आपका राज्य। तो प्रसार कार्य की मूल इकाई आपसे पूछा गया है, बताइएगा क्या होगा। 25 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर है आपका फैमिली यानी आपका परिवार, ठीक है। तो प्रसार कार्य में परिवार को मूल इकाई माना गया है क्योंकि जो आपका परिवर्तन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका परिवार से स्टार्ट होता है। तो जो चेंजेस हैं यानी जो परिवर्तन है वो स्टार्ट होता है आपके परिवार से, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो फुल फॉर्म भी थोड़ा सा अगर आपने एक नोट बना रखा हो जहाँ पे आपने थ्योरी में आपके जो फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके अब तक जो PYQ पूछे गए हैं, चाहे वो UGC नेट में हो चाहे अलग अलग एग्जामों में हो, उसकी एक लिस्ट आपने आई होप बना के रखी होगी क्योंकि फुल फॉर्म आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे लेकिन एक दो आपके फुल फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बी है यूनाइटेड नेशंस इंडियन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, सी है यूनियन नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड फंड और डी है नन ऑफ दिस। तो यूनिसेफ का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, बताइएगा, फुल फॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है। तो दृश्य मतलब आपका देखना, श्रव्य मतलब आपका सुनना। तो जिसको हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं वो कौन सी चीज़ है, रेडियो, पोस्टर, टेलीविजन और आपका चार्ट। रेडियो, पोस्टर, आपका टेलीविजन और आपका चार्ट। इजी है ना, बहुत नेचुरल सी बात है। हम क्या देखते हैं, डेली हम सीरियल्स देखते हैं, तो कहाँ देखते हैं, टेलीविजन में। रेडियो आपका श्रव्य में आएगा, भाई सुनने का काम है। पोस्टर आपका दृश्य में आएगा और चार्ट भी आपका दृश्य में आएगा। बट हम टीवी को देखते भी हैं और हमें सुनाई भी देता है, तो इसका वजह से आपका टेलीविजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसार शिक्षा एक है, क्या है, औपचारिक शिक्षा, बी है अनौपचारिक शिक्षा, सी है निजी शिक्षा या फिर डी है नन ऑफ दिस। तो प्रसार शिक्षा एक है तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है,
28 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा अनौपचारिक शिक्षा। क्या होगा? नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्कूल कॉलेज की तरह औपचारिक नहीं होती बल्कि व्यवहारिक शिक्षा होती है, इसलिए इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करके सीखना किसका सिद्धांत है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रिंसिपल किसका है? स्कूल एजुकेशन यानी स्कूली शिक्षा, आपका बी है एक्सटेंशन एजुकेशन यानी आपका प्रसार शिक्षा, सी है आपका कॉलेज एजुकेशन यानी कॉलेज शिक्षा, और आपका रिलीजियस आपका एजुकेशन यानी आपका धार्मिक शिक्षा। तो जो आपसे पूछा गया है करके सीखना किसका सिद्धांत है, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, बताइएगा। तो ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है, लर्निंग बाय डूइंग की हमने अभी भी बात की थी। सो क्या है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन यानी आपका प्रसार शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो का राजा किसे कहा जाता है? जो रेशो का राजा है वो किसे कहा जाता है? रेशम को, कपास को यानी कॉटन को, वूल को यानी ऊन को, और आपका जूट को। तो रेशो का राजा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किंग ऑफ फाइबर। क्वेश्चन नंबर 30 और इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है आपका कॉटन यानी आपका कपास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन है आपका किस रेशे को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है? एंड आपके ऑप्शंस है नायलॉन, बी है रेयॉन, सी है पॉलिस्टर और डी है एक्रिलिक। तो किस रेशे को कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है? एंड आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी रेयॉन। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा रेयॉन। चलेगा, नेक्स्ट है कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। जब कपास से बीज निकलता है उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसका जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस है कार्डिंग, बी है कॉम्बिंग, सी है गिनिंग और डी है स्पिनिंग, कताई। 32 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बताइएगा। 32 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गिनिंग, ऑप्शन सी, यानी कपास से बीज अलग करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे हम गिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कौन सी बुनाई कपड़े पर तिरछी रेखा बनाती है? तो कौन सी बुनाई कपड़े पर तिरछी रेखा बनाती है? ऑप्शंस हैं सादी बुनाई, बी है सैटिन बुनाई, सी है ट्विल बुनाई या फिर डी है बास्केट बुनाई। तो कौन सी बुनाई कपड़े पर तिरछी रेखा बनाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका ऑप्शन सी ट्विल बुनाई। तो यानी ट्विल बुनाई से कपड़े पर एक तरीके से कैसी रेखाएं बनाई जाती हैं? तिरछी रेखाएं एक तरीके से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करघे पर लगे लंबवत धागे कहलाते हैं। तो करघे पर लगे लंबवत जो धागे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस है आपका बाना, बी है ताना, सी है किनारी और डी है आपका कोर्स। तो करघे पर लगे लंबवत धागे को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका वार्प यानी आपका ताना। ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट है आपका 35, प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी मैनेजमेंट आपका क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है। यह किसने कहा है? ए है आपका ग्रॉस एंड कैंड्रल, बी है आपका निकल एंड डार्सी, सी है आपका फ्रियोल और डी है आपका ओपेनहेम। तो प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट होता है वो एक कहा जाता है कि एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका किसने कहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो आपका कहा गया है, ये कहा गया है स्टूडेंट ग्रॉस एंड कैंड्रल के द्वारा। ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने जो प्रबंध है यानी जो आपका मैनेजमेंट है उसको सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया एक तरीके से बताया है। यानी भाई सोचना कहाँ से शुरू होता है? दिमाग से शुरू होता है। यानी ये एक तरीके से क्या है? मेंटल प्रोसेस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। तो प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण आपसे पूछा गया है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। बी है आपका ऑर्गेनाइजिंग यानी एक तरीके से संगठन। सी है प्लानिंग आयोजन यानी योजना। और लास्ट में आपका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो वैसे तो आपसे क्या पूछा गया, स्टेप्स आपका नहीं पूछा गया, बल्कि सिर्फ पूछा गया कि पहला चरण कौन सा है, बताइएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट अगर हम बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा यानी आपका योजना बनाना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो बिना योजना के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी काम करने के लिए पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमको क्या क्या कैसे कैसे करना है, कहाँ से रिसोर्स इकट्ठा करने हैं, कैसे आगे हमारा कितना बजट है, क्या चीज़ें लगेंगी, एवरी चीज़ पर हम फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग किससे संबंधित है। और ये मुंडेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शंस है आपका समय प्रबंधन, बी है कार्य सरलीकरण, सी है धन प्रबंधन या फिर डी है ऊर्जा प्रबंधन। तो मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग किससे संबंधित हैं, तो ये स्टूडेंट संबंधित हैं आपके वर्ग सिंप्लीफिकेशन के, यानी आपका कार्य सरलीकरण, यानी यह कार्य को सरल और कम थकान वाला बनाने से रिलेटेड होता है। ठीक है, कैसे हम अपना समय और जो अपनी एनर्जी है उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग को ठंडा रंग माना जाता है। किस रंग को ठंडा रंग माना जाता है। ऑप्शंस हैं लाल, नारंगी, सी है नीला और डी है पीला। तो यहाँ पे एक तरीके से कूल कलर कौन सा है आपका, वो है आपका ब्लू यानी आपका नीला। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन सी नीला। तो ठंडे रंग यानी शांति और ठंडक का एक तरीके से क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजल का नियम किससे संबंधित है। तो जो एंजल का नियम है वो किससे संबंधित है, आपके ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी है पारिवारिक बजट, सी है स्वास्थ्य और डी है आपका क्लॉथिंग यानी वस्त्र। तो एंजल का नियम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ये है आपका फैमिली बजट यानी पारिवारिक जो आय है उससे संबंधित है। ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर खर्च का जो प्रतिशत है वो एक तरीके से घटता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है। तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि आपसे पूछी गई है। ऑप्शन हैं थायराइड, बी है एड्रिनल, सी है पीयूष यानी प्यूटरी और डी है अग्नाशय। सो ये सेशन पसंद आ रहा हो तो साथ साथ में आप लाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 40 है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि आपसे पूछी गई है और इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका पीयूष। ऑप्शन जो सी है आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जो आपकी पीयूष ग्रंथि है वो जो अन्य ग्रंथियां होती हैं उनको एक तरीके से कंट्रोल करती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन इज। तो यानी ऑप्शन है आपका 80 से 120, बी है 120 से 80, सी है 100 से 150 एंड डी है 90 से 110। तो ये तो आप जानते हैं। तो स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप आपसे पूछा गया है। नॉर्मल बीपी जो है आपका कितना होता है, वो होता है 120 से आपका 80, ना 80 से कम ना तो 120 से ज़्यादा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता रक्त समूह है। तो जो सर्वदाता रक्त समूह है वो कौन है। ए ऑप्शन है बी, सी है आपका ए बी और डी है आपका ओ। तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप आपसे पूछा गया है जो कि आपका क्या होगा आप जानते हैं। वैसे आप जानते तो सब कुछ हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैं डिफ़िकल्ट भी नहीं लेकर आई हूँ, जो कि है आपका ओ। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा ओ। ठीक है, तो वो समूह का रक्त सभी को दिया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है इसे यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यानी सर्वदाता जो सबको दे सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पित्तरस कहाँ जमा होता है? ऑप्शन है यकृत, बी है पित्ताशय, सी है प्लीहा और डी है अमाशय। तो पित्तरस कहाँ जमा होता है बताइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप सभी को आज का सेशन और आज के क्वेश्चंस कैसे लगे। और जो मैंने यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर करा रखे हैं उनको ज़रूर देखिएगा। वैसे लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, टेंशन सबको होती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होकर अगर आप करेंगे क्वेश्चन तो ज़्यादा कर पाएंगे। टेंशन की वजह से कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं हमारे, जो कि हमें करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका पित्ताशय। ठीक, तो यानी एक तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलेगा, नेक्स्ट है वृक्क यानी किडनी की संरचना इकाई है। ऑप्शन है न्यूरॉन, बी है नेफ्रॉन, सी है कोशिका और डी है आपका ऊतक। तो वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक इकाई आपसे पूछा गया है। 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो स्टूडेंट राइट आंसर है वो है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन किडनी की क्या होती है? कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक, चलेगा, ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वैसे आपका दिवस से रिलेटेड एक प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा ही, ये तो पक्का मान के चलो। ठीक है, चाहे उपभोक्ता दिवस पूछ लिया जाए, उपभोक्ता दिवस तो कई बार पूछा जा चुका है ना, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज ऐसे ही कर लीजिएगा फास्ट तरीके से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 5 जून, बी है आपका 7 अप्रैल, सी है आपका 1 दिसंबर और डी है आपका 2 अक्टूबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइएगा। तो ये जो आपकी तिथि है ये WHO की स्थापना तिथि है, जो कि आपकी क्या है? 7 अप्रैल को। ठीक है, तो WHO यानी आपका वर्ल्ड हेल्थ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 7 अप्रैल को। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है तपेदिक यानी टीबी किसके कारण होता है? ऑप्शन है वायरस, बी है बैक्टीरिया, सी है प्रोटोजोआ और डी है आपका कवक। तो जो तपेदिक है यानी टीबी है किसके कारण होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है आपका किसके कारण बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका बैक्टीरिया। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो BCG वैक्सीन जो है आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी BCG बच्चों को टीबी से एक तरीके से क्या करता है? बचाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BCG वैक्सीन आपका इज गिवन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पोलियो, मैं इसका आंसर पहले ही बता चुकी, बी है आपका चेचक, सी है आपका तपेदिक और डी है टिटनेस। तो जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये जो आपका टीबी वाला है कि भाई जो तपेदिक है यानी टीबी किसके कारण होता है? तो टीबी आपका माइकोबैक्टीरियम जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है उससे एक तरीके से होता है, जो कि आपका हमने ऑप्शन बी किया। अब यहाँ पे जो है BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? तो वो क्या है आपका? तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, BCG का टीका बच्चों को एक तरीके से टीबी से एक तरीके से बचाता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से जो त्वचा है उसमें कौन सा विटामिन बनता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो सूर्य, नेचुरल सी बात है, आप सुबह सुबह सूर्य से क्या लेते हैं? आप विटामिन डी लेते हैं। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट? वो होता है आपका रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। याद रखेंगे, कई बार आपके रोग पूछे जाते हैं इसलिए बता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल जनित रोग हैं। ठीक है, ऑप्शन है मलेरिया, बी है हैजा, सी है इन्फ्लुएंजा और डी है प्लेग। तो जल जनित रोग जो जल के द्वारा होता है, तो जो जल जनित रोग है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है,
यानी दूषित पानी से जो फैलता है रोग, वो क्या है आपका 49 का राइट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका हैजा। जो दूषित जल और भोजन दोनों के माध्यम से, तो दूषित जल भी होगा और आपका दूषित भोजन भी होगा। अगर ये भी आपको दिखे तो भी आप मानेंगे कि आपका हैजा की बात की गई है। वहीं हम मलेरिया की बात करते हैं तो आपका एनोफिलीज जाति का जो मादा मच्छर होता है वो मलेरिया फैलाने के काम आता है। वहीं अगर हम डेंगू की बात करेंगे, जो कि आजकल मच्छरों की संख्या काफ़ी है, ठंडी में देखते हो कि कितना काटते हैं, हमें मोर्टीन अलाउट वगैरह बहुत जलाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे जो डेंगू है वो आपका एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है। वहीं आपका हमने कहा मलेरिया का आपका एनोफिलीज जाति का जो मादा मच्छर होता है, मादा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नर मादा में मादा ही है जो काटती है, जिसे प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वो प्रोटीन हमारे खून से उन्हें मिलता है, ठीक है, तो इसलिए वो हमारा क्या करते हैं, खून चूसते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक किसके माप हैं? ऑप्शंस हैं परिक्षेपण, बी है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति, सी है सहसंबंध और डी है प्रायिकता। आप स्टूडेंट टेलीग्राम पे ज़रूर ऐड हुआ करें क्योंकि टेलीग्राम से फ़ायदा बहुत है। वो फ़ायदा ये है कि टेलीग्राम में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है, देन पीडीएफ भी मिलते हैं, कुछ जो आपके शॉर्ट्स वगैरह मैं अपलोड करती हूँ तो वो शॉर्ट्स से आप स्क्रीनशॉट नहीं निकाल सकते क्योंकि साइड में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो इसलिए जो मैं शॉर्ट्स में आपको अपलोड करती हूँ वो एक्चुअली इंग्लिश में ज़्यादा होता है ना, लेकिन अब जब हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं तो उसको इंग्लिश में तो आपकी इमेज रहती है, बट मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो कई बार हमें जो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, जिनकी इंग्लिश वीक होती है, तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाती है कि वो हिंदी में भी उस चीज़ को समझ पाएँ। जैसे मैंने अभी कल ही आपको वो रिसर्च की ट्रिक जो है वो मैंने आपसे शेयर की थी, जो कि आपको शायद नहीं उसमें समझ में आया होगा, तो जब आप टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे आपको हिंदी में वो सीधा सीधा साफ साफ दिया हुआ है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सो राइट आंसर स्टूडेंट बताइएगा। तो राइट आंसर है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये डेटा के केंद्र को एक तरीके से दर्शाती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाला मान है। तो डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाला जो मान है वो क्या है, आपके माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है या फिर आपका रेंज है। तो डेटा सेट में सबसे अधिक बार आने वाला जो मान है वो क्या है, बताइएगा। 51 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बहुलक। क्या होगा, बहुलक, जो बार बार आता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरों के बीच संबंध के बारे में एक अस्थायी कथन है। ऑप्शन है सिद्धांत, बी है परिकल्पना, सी है परिणाम और डी है उद्देश्य। तो चरों के बीच संबंध के बारे में एक अस्थायी कथन आपसे पूछा गया है और इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 52 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हाइपोथेसिस, यानी आपका परिकल्पना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समस्या के तत्काल समाधान के लिए कौन सा शोध किया जाता है। ऑप्शंस हैं मौलिक शोध, बी है क्रियात्मक शोध, सी है ऐतिहासिक शोध और डी है प्रयोगात्मक शोध। तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम देने से पहले जो मैं एक वीडियो आपकी बनाऊंगी उसको ज़रूर देख लेना कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, क्योंकि कई सारे लोग सेंटर में भी बहुत स्ट्रगल करते हैं क्योंकि सेंटर में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि भाई आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें नीचे इंस्ट्रक्शन दिया होता है, तब भी वो लोग नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, फिर वहाँ जाके उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो पहली बात तो एग्ज़ाम का टेंशन, दूसरी बात सामान का टेंशन, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है और थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है एडमिट कार्ड में उसको पढ़ के जाना है। और सोना चांदी जितना भी है उसको मत लेकर जाइएगा, अदरवाइज़ वो हटवा के कहीं रखवा देंगे, बाद में पता चला कि आते वक्त आपको पता भी ना चले। और सोना वैसे भी जानते हैं बहुत महंगा है ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मत कीजिएगा, फालतू में आपको ही दिक्कत होगी, टेंशन आपकी सोने की ज़्यादा होगी और एग्ज़ाम की कम हो जाएगी फिर आपकी, तो इसलिए। तो 53 का आपका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट, ये है आपका क्रियात्मक शोध, यानी आपका
एक्शन रिसर्च, यानी इमीडिएट प्रॉब्लम की बात हो, सॉरी इमीडिएट जो आपका समाधान है उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यानी आपका जो राइट आंसर है वो है आपका एक्शन रिसर्च। कई बार इनके आपका जो कीवर्ड्स हैं उनको याद रखना चाहिए। इमीडिएट जो आपके सोल्यूशन है उसकी बात कौन करता है, सुधार की बात कौन करता है, यानी इम्प्रूवमेंट की बात कौन सा करता है, रिसर्च, तो वो आपका कौन सा रिसर्च है, वो आपका एक्शन रिसर्च है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट रहता है ये। नेक्स्ट, काई स्क्वायर टेस्ट आपसे पूछा गया है, ची स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए है पैरामेट्रिक टेस्ट, बी है आपका गैर पैरामेट्रिक टेस्ट, सी है आपका वर्णनात्मक टेस्ट और डी है आपका नन ऑफ दिस। बताइएगा 54 का राइट आंसर क्या होगा। 54 का राइट आंसर है आपका क्या है, गैर पैरामेट्रिक टेस्ट यानी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। यह श्रेणीबद्ध डाटा पर एक तरीके से क्या होता है, लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला गृह विज्ञान कॉलेज, आप गृह विज्ञान के स्टूडेंट हैं यानी आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, तो आपको कॉलेज के बारे में तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉलेज है उसके ऑप्शंस हैं आपके, लेडी इरविन आपका जो कॉलेज है दिल्ली में, ठीक है, SNDT आपका मुंबई में है, और आपका एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आपका लुधियाना, और आपका है मद्रास यूनिवर्सिटी। बताइएगा ऑप्शंस आपके देखो आंसर दिया हुआ है, डायरेक्टली आपका नीचे आंसर दिया हुआ है। तो भारत का पहला गृह विज्ञान जो आपका कॉलेज है वो है आपका लेडी इरविन जो आपका कॉलेज है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। चलो, प्रदूषण के लिए भी दिल्ली ना, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आभूषण, सोने के आभूषण के लिए मानकीकरण आपका जो चिन्ह है वो है आपका एगमार्क, ISI, सी है हॉलमार्क और डी है आपका FPO। अभी हमने बात की थी कि मानकीकरण जो आपके चिन्ह है, जो आपके स्टैंडर्डाइज जो आपके चिन्ह होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। हॉलमार्क हो गया, एगमार्क हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो आपका सोने की शुद्धता का जो प्रमाण है वो है आपका क्या है, हॉलमार्क। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण में दोहरा बोझ का तात्पर्य क्या है। डबल जो आपका बर्डन है उसका तात्पर्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपका अल्प पोषण और मोटापा, बी है आपका भूख और प्यास, सी है वसा और प्रोटीन और डी है नन ऑफ दिस। तो डबल बर्डन इन न्यूट्रिशन रेफर्स टू, बताइएगा। तो ये जो है आपका, ये है आपका अंडर न्यूट्रिशन एंड आपका ओबेसिटी, यानी आपका अल्प पोषण और आपका मोटापा, ये आपका होगा। अल्प पोषण मतलब एक तरीके से पोषण की कमी, मोटापा मतलब कोई चीज़ अत्यधिक मात्रा में खाओ, मोटापा का शिकार हो जाता है इंसान। तो ये दोनों चीज़ें ही खतरनाक हैं, ना ही आपको बिल्कुल ऐसा होना कि बिल्कुल दुबले पतले होना है, ना ही आपको बिल्कुल डबल होना है, ठीक है। यानी आपका जो एक तरीके से शरीर होना चाहिए वो एक तरीके से मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ओबेसिटी के कारण रोग वगैरह फैलते हैं और बीमारियां वगैरह बहुत आती हैं, थकान वगैरह महसूस होती है, और अगर आप पोषण की कमी होगी तो भी आपके बहुत सारे रोग आपके होते हैं। मतलब एक तरीके से माल न्यूट्रिशन वाली समस्या हो जाती है, कुपोषण वाली समस्या जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी है जिनेवा, सी है पेरिस और डी है रोम। तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइएगा। कोई गया है, कोई नहीं गया, बताइएगा। WHO का हेडक्वार्टर पूछा गया है आपसे, मुख्यालय, जो कि आपका क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह विज्ञान का मुख्य लक्ष्य है यानी मेन गोल ऑफ होम साइंस ओनली कुकिंग यानी केवल खाना बनाना, बी है पैसा कमाना, सी है पारिवारिक जीवन की बेहतरी और डी है सिलाई सीखना।
तो वैसे एक बहुत सारे लोग जो हैं उनके दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल घर कर गई है कि गृह विज्ञान मतलब क्या होता है, खाना बनाना। सिर्फ खाना बनाना, जो लड़कियां सिलाई करती हैं, जो खाना बनाती हैं, वही गृह विज्ञान लेती हैं। और कई सारे लोग को तो मैंने ये भी सुना है, वो क्या बोलते हैं कि गृह विज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि वो बहुत इजी सब्जेक्ट है, तुम लोग तुरंत पास हो जाओगे, नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, इस वजह से तुम लोग गृह विज्ञान लेते हो। हमने स्टार्टिंग में बहुत सुना है, बहुत लोगों ने सुना है, और कई लड़कियों ने तो ऐसे भी लिया होगा कि गृह विज्ञान अदर सब्जेक्ट से थोड़ा ईजी है तो इसलिए हम ले लेते हैं। बाद में उन्हें पता चला होगा कि नहीं, गृह विज्ञान इतना भी ईजी नहीं जैसा हम सोच रहे थे, है ना। तो सबके माइंड में वो चीज़ बिल्कुल घर कर गई है गृह विज्ञान नाम सुन के ही, बट ऐसा नहीं है। गृह विज्ञान में साइंस भी जब इन्वॉल्व होता है तो आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं गृह विज्ञान, आपको पता होगा कि कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है, पारिवारिक जीवन की बेहतरी, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रसार शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है आपका, ये मैं क्वेश्चन आई थिंक पूछ चुकी हूँ, हम इसे क्यों दोबारा पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आंसर बता देती हूँ। आपका जेपी लीजेंस है, जो कि हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था, तो ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है, और यहाँ पे ये भी आपके रिपीटेड ही है, तो हम इन क्वेश्चनों को नहीं करेंगे क्योंकि हमें रिपीट क्वेश्चंस करने नहीं हैं। सो देखिएगा, हमने आज के सेशन में 59 क्वेश्चंस किया है, जो कि आपके एक तरीके से रिवीजन के लिए बेस्ट है, ठीक है। हमने जब इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने यूजीसी नेट पैटर्न में क्वेश्चन किए थे, जो कि आपके सीक्वेंस और आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। और ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आपने 2018 का पेपर सॉल्व किया होगा तो आपको बखूबी पता होगा कि एलटी ग्रेड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इस तरीके के क्वेश्चन लाने का मेरा मेन एम स्टूडेंट यही था कि हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए ही हैं, साथ में कुछ मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस भी करते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस हमारे ज़्यादा गलत हो जाते हैं, जो कि हमें लगता है कि भाई कितना शॉर्ट क्वेश्चन, कितने आराम से क्वेश्चन पूछा गया, फिर भी हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से इसका रिविज़न करना भी आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ भी एक्स्ट्रा आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। रात तक बिल्कुल ऐसा ना हो कि 2-3 बजे तक आप पढ़ते ही रहें। बढ़िया 10-11 बजे तक पढ़िए आराम से, उसके बाद बुक बंद करके आराम से सो जाइए। सुबह जल्दी जल्दी उठिए, अपने सेंटर में 1 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। मेन टाइम का वेट मत कीजिएगा कि वहाँ तो हमें बैठना रहता है, हम क्यों पहले से पहुंच जाएं। पहले से इसलिए पहुंच जाइएगा क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत होता है और हो सकता है कहीं कुछ समस्या आ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा पहले पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप रिलैक्स हो सकें, आप बिल्कुल आराम से सोच सकें कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। आराम से लंबी सांस लेकर बढ़िया आराम से क्वेश्चन कीजिएगा। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से क्वेश्चंस करके आइएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए, ठीक है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले सेशन में, और आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं एक इन्फॉर्मेशन और देने वाली हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और मदद मिलेगी एग्ज़ाम क्लियर करने में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके लिए आएगी। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।